गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है आप सबको? कंफर्म करिए, कंफर्म करिए प्लीज जल्दी से। एंड आज सबके कैमरास ऑन होने चाहिए, नहीं हुए तो क्लास में नो एंट्री। जल्दी से कैमरास ऑन करिए सारे, और थ्रू आउट ऑन रहने चाहिए, ठीक है? आज के लिए ये कंपल्शन है। बाकी बच्चे भी करो। अनन्या, मान्या, चलो जी। वेलकम टू योर मैराथन क्लास, लॉ मैराथन क्लास। और आज हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं जो हमारे 2 घंटे हैं उसके अंदर। ठीक है, मान्या बेटा कैमरा ऑन करिए जल्दी से। और हमारी स्ट्रैटेजी ऐसे होगी कि पहले हम एक एक चैप्टर लेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। मैं आपको ओवरव्यू दूंगी पूरे चैप्टर का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, और जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है वो। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे हम। ध्यान रखेंगे कैमरास ऑन रहे, कैमरास ऑफ हुए अगर तो मैं यहां से आपको लॉग आउट कर दूंगी। फाइन। आरती, कैमरा ऑन करो बेटा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं मैराथन। और ये मैराथन है तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे प्लीज। आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है बीच में तो आप क्या करना, उसे नोट कर लेना। एंड में सारी प्रॉब्लम्स ले लेंगे ताकि एटलीस्ट हमारा कोर्स का काम पूरा फिनिश हो जाए। ठीक है, बीच में अगर हम प्रॉब्लम्स लेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमारा मैराथन का कोर्स कंप्लीट ना हो पाए। तो आप अपनी एक जगह प्रॉब्लम्स नोट करते रहना, एंड में विल टेक अप द प्रॉब्लम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आप जानते हैं 6 मार्क्स का होता है ये, और 6 मार्क्स में ओनली 1 क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन आपको मिलता है इसमें 6 मार्क्स का। जल्दी से देखेंगे फटाफट से क्या क्या है हमारे टॉपिक में। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन आपके एग्जाम के लिए कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ओनली अ रीडिंग पार्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 1 जो फॉर्म होता है वो आपका है व्हाट इज लॉ एंड व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ लॉ। तो लॉ क्या है, सिंपल से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो ऑब्लिगेशंस है, वो ड्यूटीज हैं जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर लगाई हैं। और किस लिए लगाई हैं? ताकि हम क्या कर सके, एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आ सके, सबके लिए सेम हो, और वेलफेयर और सोसाइटी को जस्टिस मिले, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के जस्टिस के लिए। सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है हमारे? 4 सोर्सेज ऑफ लॉ है हमारे। सबसे पहला क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मेन, जो इंडिया से हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला हुआ है जिसके थ्रू सारे लॉ बनते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेस है सारे लॉ के लिए। दूसरा है हमारा स्टैच्यूज या फिर लॉज मेड बाय पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज, यानी कि जो पार्लियामेंट है जो अपने एक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स जो वो लोग बनाते हैं। जैसे नॉर्मली आप देख रहे हो ये कंपनीज एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो ये सब क्या है, पार्लियामेंट में जाके पास होते हैं। तो ये एक्ट भी क्या है आपके, एक सोर्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट्स या जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स, जो हमने बात की थी, क्या जो आपके डिफरेंट डिफरेंट केस लॉज आप पूरे कोर्स में देखते हो, ये केस है, ये केस है, उनसे बनने वाला लॉ, यानी केस से आने वाला जो लॉ है, दैट इज योर थर्ड सोर्स ऑफ लॉ। एंड फोर्थ क्या है हमारा? कस्टम्स एंड यूसेजेस, यानी कि ऐसा कहीं रिटन तो नहीं है लेकिन क्या है, ऐसा प्रैक्टिस में आ गया है हमारा। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, बोनस जो है वो दिवाली पे ही बंटता है, कहीं रिटन नहीं है, लिखा नहीं है कि दिवाली पे ही बांटना है, पर हमने और किसी फेस्टिवल या और किसी डेट पर हमने बोनस बंटते हुए नहीं देखा। तो ये क्या है, एक हमारे यूज में आ गया, यूसेज में। ठीक है, तो ये है हमारे 4 सोर्सेज ऑफ लॉ। देन प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ, बिल्कुल छोटी सी प्रोसेस है। क्या, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन के साथ आते हैं, एक प्रपोजल के साथ आते हैं जिसको हम बोलते हैं बिल।
फिर पूरा डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, और लोकसभा के अंदर इसे पास किया जाता है। जब लोकसभा से पास होता है तो राज्यसभा में जाता है, वहां पास किया जाता है। राज्यसभा में जब पास हो जाता है उसके बाद इसे प्रेसिडेंट की एसेंट लेनी पड़ती है, प्रेसिडेंट की मर्जी लेनी पड़ती है। और जब फाइनली प्रेसिडेंट की मर्जी मिल जाती है तो गवर्नमेंट इसे क्या करती है, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देती है, नोटिफाई कर देती है। और जिस डेट से, जो डेट वहां पर मेंशन होती है, उस डेट से ये लॉ तैयार हो जाता है और फिर हम इसे बोलते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। टाइप्स ऑफ लॉ, चार टाइप्स के लॉ हैं। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ जो हमारा दो एक्ट्स के अंडर से निकल कर आता है, आईपीसी और सीआरपीसी, यानी कि इंडियन पिनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जो इंडियन पिनल कोड है वो तो क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या है ये बताता है, ठीक है। लेकिन जो सीआरपीसी है वो क्या बताता है, ये पनिशमेंट दी किस तरीके से जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की सजा है फांसी, तो आईपीसी ने बता दिया फांसी होगी, सीआरपीसी क्या बताएगा, फांसी कैसे दी जाएगी, है ना। काला कपड़ा डालेंगे, ये पहनाएंगे, लटका देंगे, फिर लीवर खींचेंगे, पूरा प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है सिविल। सिविल क्या होता है, ऊपर जो हम फोकस कर रहे थे ना, वो क्या थे, मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, इस टाइप के हमारे थे, जो कि रॉन्ग्स थे, हमारे ऑफेंसेस थे। लेकिन सिविल में क्या है, सिविल में आप क्या करते हो, बेसिकली आप प्रॉपर्टी को अगर कोई हार्म हो रहा है, या आपके राइट्स पर, आपके राइट्स या ड्यूटीज को आपको जो दिए गए हैं, अगर उनको फॉलो करने में कोई वॉयलेशन हो रहा है, कोई आपको रोक रहा है, कोई आपकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है, इन सब से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं वो होते हैं सिविल वाले। और इनसे रिलेटेड जो लॉ है दैट इज सिविल लॉ। और इसमें क्या होता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 दिया जाता है हमारा, ठीक है। और इसके अंदर ही सब कुछ दिया जाता है। ऊपर वाला जो था हमारा क्रिमिनल, उसमें क्या था, हम फोकस करते हैं ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट पर, और यहाँ पर हम फोकस करते हैं किस तरीके से हमारा झगड़ा सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक। देन कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब क्या है, कॉमन लॉ यहाँ पे बता रहे हैं एक डॉक्ट्राइन के साथ में, स्टेयर डिसाइसिस, जिसका मतलब है टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, यानी ऑलरेडी जो डिसाइड हो चुका है, जैसे केस लॉज हैं, ऑलरेडी जो चीज डिसाइड हो चुकी है उसको दोबारा दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो डिसाइड हो चुका है उसी को हम एज इट इज फॉलो करेंगे, जो सबके लिए कॉमन होगा। एंड लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसमें आपकी दो मैक्सिम होती हैं, नीमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, दूसरा ऑडी ऑल्टरम। नीमो जुडेक्स वाले का मतलब है नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज, यानी अगर आपका ही केस है तो आप उसमें जज कभी भी नहीं हो सकते। एंड ऑडी ऑल्टरम का मतलब है कि आपको दूसरी पार्टी को भी चांस देना पड़ेगा कि उसकी बात भी आप एक बार सुन ले। तो नेचुरल जस्टिस है, यानी कि ये बातें नेचुरली आपको करनी पड़ेंगी अगर आप किसी के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। देन एनफोर्सिंग द लॉ। लॉ तो बन गया, अब इसको एप्लीकेबल कैसे करेंगे, मतलब एक तरीके से लागू कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे सब कुछ देखेंगे कि लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए कुछ एग्जीक्यूटिव्स टाइप के लोग रखे जाते हैं जो चेक करते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स ने लॉ बना दिया, अब वो तो बेचारे सड़क पे नहीं घूमेंगे ना चेक करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ मिनिस्ट्रीज बना दी, और सेपरेट सेपरेट काम के लिए सेपरेट सेपरेट मिनिस्ट्री है, जिसमें एक हेड होता है और उसके नीचे बहुत सारे उसके मतलब आप कह सकते हो मिनिस्टर्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो ध्यान रखते हैं। और ये ऑफिसर्स जनरली कौन से होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस आईपीएस और सब, जैसे डीएम वगैरह ये सब आप देखते हो, तो ये लोग होते हैं चेक करने के लिए, ठीक। देन मिनिस्ट्रीज के बारे में कुछ है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये ट्रेजरी ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी कि इंडिया का जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड काम है, कहाँ खर्चा होना है, कहाँ से इनकम लानी है, क्या बजटिंग करनी है, सब कुछ कौन देखता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सारे बैंक्स इसके अंडर आ जाते हैं, और जितना भी फाइनेंस रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है सब कुछ यही गवर्न करते हैं। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट वगैरह भी है वो सब भी किसके अंडर से गवर्न होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
इसके अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स है, सबकी हेडिंग्स ही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये किससे रिलेटेड है? कंपनी एलएलपी के से सारी चीजों से रिलेटेड, ठीक है। ये कंपनीज एक्ट देखो, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इसको डील करता है। कंपनीज एक्ट हम जानते हैं, एलएलपी एक्ट भी हम जानते हैं। और आईबीसी क्या है? जब भी कोई कंपनी एलएलपी या कुछ भी इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसको कैसे इंसॉल्वेंसी से बाहर निकाले, उससे रिलेटेड पूरा बहुत सारे एक्ट्स का मिला के एक कोड बनाया गया विच इज आईबीसी, ठीक है। इसमें भी सिविल सर्विसेज से लोग इलेक्ट होकर आते हैं और जो हाईएस्ट पोस्ट होती है इसमें वो होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देन होम अफेयर्स। होम अफेयर्स वाले में क्या होते हैं? इनका काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना और कंट्री के अंदर जो आपने पॉलिसीज बनाई है वो प्रॉपरली चल रही है या नहीं, प्रॉपर फॉलो हो रही है या नहीं, उनको देखना। देन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इनका काम होता है लीगल अफेयर्स को मैनेज करना और देखना कि लोगों को किस तरीके से जस्टिस मिल रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना रिलेटेड टू वेरियस लीगल मैटर्स, ठीक है। देन सेबी। सेबी क्या है हमारा? एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है और इसका बेसिकली काम क्या होता है? सिक्योरिटीज में डील करना। सिक्योरिटीज हो गए, आपके शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इन सब से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब कौन देखता है? आपका सेबी। नेक्स्ट इज आरबीआई, जिससे हम सब बहुत यूज टू हैं, जानते हैं। सारा इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कहाँ से रेगुलेट होता है? आरबीआई से। जो आरबीआई बोल देता है वही आपको करना पड़ता है। सारा इंडियन रुपी कैसे कंट्रोल होगा, कब इशू होगा, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, कितनी सप्लाई करनी है, सब कुछ कौन देखता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन आईबीबीआई, अभी जो हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात की थी उसका ही एक बोर्ड है ये। उसके अंदर ही एक बॉडी बनाई जाती है जिसमें क्या होते हैं? प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाते हैं और ये प्रोफेशनल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होते हैं और ये समझते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इंसॉल्वेंसी से किसी को बाहर निकाला जाए। तो ये सारे लोग इन सब पे काम करते हैं। इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म, सब पर यही लोग देखते हैं। और आईबीबीआई ने क्या करा है? जो इंसॉल्वेंसी से बाहर निकलने का प्रोसेस होता था पहले वो बहुत बड़ा होता था, सालों लग जाते थे, बट उसको इन्होंने बहुत ज्यादा स्पीड अप किया है और दूसरा सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। ये आपकी कुछ बॉडीज हैं जिन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, कौन कौन से हमारे कोर्ट्स हैं इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में? तो सबसे पहला है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा एपेक्स बॉडी है। इसका जो जज होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका जो डिसीजन है वो सबसे ज्यादा मेन होता है, इसने बोल दिया इसके ऊपर कुछ नहीं है। उससे नीचे आता है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में क्या होता है? एपिलेंट और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड सुपरवाइजरी, यानी कि आप डायरेक्ट केस भी लेके जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आया हुआ केस भी लेके जा सकते हो, और रीचेकिंग टाइप का अगर कोई केस है तो वो भी आप लेके जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है हमारे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जैसे कि हमारे सिविल लॉ, क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड, ये जो हमारे शहर में और सब जगह कोर्ट्स होते हैं, सिंपल यही। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर होते हैं, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 इज फिनिश, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका? यही 3-4 क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो ये क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है ये 4 कोर्ट्स का। और ये जो बॉडीज है इनमें से कोई सी भी बॉडी आ सकती है, बट आपका जैसे आईबीपीआई से ये आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सेबी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका ये इंपॉर्टेंट है एमसीए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आपका ये वाला ही है टाइप्स ऑफ लॉ का, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया था सोर्सेज ऑफ लॉ का, ठीक है। तो आपके 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, व्हाट इज लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ, एंड क्या है लॉ, ठीक है। 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, व्हाट इज लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ, एंड क्या है लॉ, ठीक है। तो आपके 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, व्हाट इज लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ,
आपके टाइप्स ऑफ कोड्स बन सकते हैं, और कोई भी एक शॉर्ट नोट बन सकता है, और आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज बन सकते हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं, दैट्स इट। ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ, हो सकता है, आपके हो सकते हैं। देखो जल्दी से। देखो चैप्टर नंबर 1 में आप देख रहे हो 3 पेपर्स लेके चल रही हूं मैं। जून, 24 जून, 24 सितंबर एंड 25 जनवरी। ठीक है। लास्ट 3 पेपर्स आप देख रहे हो, 6 6 नंबर का पूरा एक ही क्वेश्चन आया है। देख रहे हो ना आप? 2 तो क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव हैं, ये लाइंस मतलब ये वाली लाइंस है ना, तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यानी सीधे सीधे क्वेश्चंस। और एक आया है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो एक क्वेश्चन पूरा 6 नंबर का आ रहा है। ठीक। अब देख लेते हैं हम इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया है। देखो, देखो जी, सीधे सीधे 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ गए, यानी 2 मार्क्स का ईच। ठीक है, सिंपल, डिफाइन करने वाला। और ये क्वेश्चन ना आपको, आप देखना, आपको कभी भी स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा चैप्टर 1 का क्वेश्चन, 4th या 5th क्वेश्चन में ही आपको मिलेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। देन देखो सितंबर वाले में। हाँ, टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, और जो बाकी आपके ये क्वेश्चंस होते हैं ना, 6 में से आपको 5 करने होते हैं। ये देखो, अगेन देखो, क्वेश्चन 4 में ही मिला है आपको। देखो पिछले बार भी क्वेश्चन 4 में था, इस बार भी देखो क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट ही है, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो सिंपल वही लॉ, क्रिमिनल, सिविल, कॉमन लॉ एंड नेचुरल जस्टिस, यही आपको लिखना है। ठीक, अब Jan 25 का देख लीजिए। हम्म। हाँ ये है, देखो इन्होंने देखो दिया केस के स्टाइल में है, लेकिन क्वेश्चन सीधा सिंपल है, क्या? फंक्शंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया एंड हिरार्की ऑफ कोर्ट्स। तो 3 फंक्शंस है हमारा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, इंटरप्रिटेशन वाला, और वो सब। और सीधे सीधे आपको हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स बताना है। सिंपल क्वेश्चन, सीधा 6 नंबर का ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे जल्दी से। चलो जी, चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 1। अच्छा, चैप्टर 2 सबसे लास्ट में ले लें, फिर बहुत बड़ा है, सारा टाइम अभी इसमें निकल जाएगा, है ना। बाकी पहले 1 घंटे में बाकी कर लेते हैं, लास्ट में चैप्टर 2 ले लेते हैं। ठीक है, चलो चैप्टर 3 लेते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 मार्क्स प्लस 7 मार्क्स प्लस 6 मार्क्स, इसके अंदर सब पार्ट्स डेफिनेटली हो सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इसमें डेफिनेशन में आपकी गुड्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस नहीं एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको है ना लेके चल रही हूँ। गुड्स में क्या क्या बताया है इन्होंने, सारी, और गुड्स की डेफिनेशन यहां से करेंगे तो और बेटर आपको समझ में आएगा। या हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी, बस एक्शनेबल क्लेम्स और मनी इन सर्कुलेशन नहीं होता। एक्शनेबल क्लेम्स क्या, जो पैसा हमें अभी क्लेम के थ्रू मिलने वाला है, या पैसा जो अभी हमारा मार्केट में घूम रहा है। ठीक है, बट स्टॉक्स और शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी जो क्रॉप्स उग रहे हैं, ग्रास, और कोई भी ऐसी चीज जो जमीन से जुड़ी हुई है बट अलग करके सेल की जा सकती है, दैट इज योर गुड्स। ठीक है, 3 टाइप के आपके गुड्स हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिजेंट। एग्जिस्टिंग जो अभी है, फ्यूचर जो बाद में बनेंगे, एंड कंटिजेंट जो किसी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। स्पेसिफिक गुड्स वो है जो क्या है, बिल्कुल स्पेसिफिकली आपने सब चीज बता रखी है।
कि यही वाला, यही मोबाइल, इसी ब्रांड का ये वाला मॉडल, सब कुछ आपने बता रखा, दैट इज स्पेसिफिक। एज सर्टेन गुड्स क्या होते हैं हमारे, वो गुड जो हमने लॉट में से निकाल के अलग कर लिए हैं अपनी शॉपिंग के लिए, ठीक है। और अनएसर्टेन गुड्स क्या होते हैं, जो हमने पूरा लॉट जो है जिसमें से अभी कोई गुड्स अलग नहीं किए गए, ठीक है। चलिए, डिलीवरी तीन टाइप की होती है, एक्चुअल जो फिजिकल हैंड डिलीवरी हो रही है, सिंबॉलिकल जिसमें आप कोई सिंबल दे रहे हो, जैसे कार की कीज दे दी आपने, और कंस्ट्रक्टिव वो होती है कि जब दो लोग क्या करें, एक ही जगह दोनों लोगों का सामान है, जैसे एक गोडाउन में आपने रख रखा है अपना सामान, और कस्टमर का, बायर का भी है सेलर का भी है, क्या हुआ, बायर ने यहीं पर खरीद लिया गोडाउन के अंदर ही, तो बस गोडाउन में ही सामान रखा है, कहीं गया नहीं, लेकिन ओनर चेंज हो गया, पहले सेलर था अब बायर हो गया है उसका ओनर, ठीक है। तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यानी बिना कहीं मूवमेंट हुए सिर्फ क्या हो गया, पोजेशन तब भी ट्रांसफर हो गया, दैट इज कंस्ट्रक्टिव। देन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल जिस जो हमने करा था, जैसे ब्लैंक चेक जिसमें पता नहीं होता लेकिन जिसके पास है उसका दिखाता है ओनरशिप, और ऑफ टाइटल मतलब जिसका नाम उसमें मेंशन है, ठीक है। बाकी ये छोटी छोटी डेफिनेशंस नहीं करा रही हूँ। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, सेल मतलब जहां पर एक्चुअल में अभी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी, तुरंत ही सेल हो रहा है। और एग्रीमेंट टू सेल, सेल क्या होता है, जब हम फ्यूचर में क्या करते हैं, सेल की बात करते हैं, अभी एग्रीमेंट कर रहे हैं कि एक महीने बाद हम आपसे ये गुड्स खरीदेंगे, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। कुछ इसके कंडीशंस हैं, वेरी सिंपल, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या होना चाहिए, तो टू पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए, काइंड में नहीं हो सकता, पार्टली मनी पार्टली काइंड में हो सकता है, फिर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना जरूरी है, एब्सोल्यूट या कंडीशनल, यानी विदाउट कंडीशन, विद कंडीशंस भी आप सेल कर सकते हैं, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। डिस्टिंग्विश आप अपने आप करेंगे। देन ये वाला प्लीज देख लीजिएगा, सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकता है आपके पास केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। बोल रहे हैं गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट के बनने से पहले ही आपके गुड्स खराब हो गए, पेरिश हो गए, और उसमें किसी की गलती नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फिर आपने सेल से पहले, एग्रीमेंट टू सेल के बाद और सेल से पहले, यानी इस बीच में अगर गुड्स खराब हुए और किसी की फॉल्ट नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और अगर फ्यूचर गुड्स है, पेरिशिंग गुड्स है, ठीक है, और वो गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी अभी तो सब कुछ ठीक था, बाद में ही कुछ ऐसा हो गया कि गुड्स बेकार हो गए, तब भी वॉइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, इसमें ये जो 10 वाला है ये इंपॉर्टेंट है आपका। 9 में बता रहे हैं प्राइस कैसे फिक्स होगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर लो, चाहे किसी थर्ड पर्सन के साथ कर लो, या अपनी डीलिंग्स के अकॉर्डिंग कर लो। 10 में कह रहे हैं कि अगर किसी थर्ड पार्टी से आपको प्राइस फिक्स कराना था और वो पर्सन प्राइस फिक्स नहीं कर पाया है, वैल्यूएशन नहीं कर पाया, तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड। अगर आप क्या करें, जानबूझ के रोक रहे हैं उसे कि प्राइस वो ना डिटरमाइन कर पाए, ना फिक्स कर पाए, तो क्या होगा, जो फॉल्ट कर रहा है, जो गलती कर रहा है, वो पर्सन लाइबल हो जाएगा। और तीसरा, अगर आपने गुड्स ले लिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, और तब भी प्राइस अगर आपका डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है बट गुड्स की डिलीवरी करनी है या डिलीवरी हो चुकी है, तो आप एक रीजनेबल अमाउंट पे करके गुड्स की डिलीवरी ले सकते हैं। ये इस पे क्वेश्चन, इस थर्ड वाले पॉइंट पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। दिस इज योर यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 में चलते हैं। यूनिट नंबर 1 में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, यूनिट नंबर 2 में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते। कंडीशन का सिंपल मतलब वो है जो आपकी मेन चीज जुड़ी हुई है गुड्स के खरीदने से रिलेटेड। अगर मेरा मन है कि मेरे फोन, मैं फोन खरीदने जा रही हूँ, मेरे फोन का कैमरा अच्छा होना चाहिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्या कलर है, क्या ब्रांड है, क्या और फीचर्स है, मुझे सिर्फ कैमरा अच्छा चाहिए, तो दिस इज द कंडीशन, ठीक है। और कोई नेक्स्ट चीज जो मेन नहीं है लेकिन मेरे लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा मेन नहीं है लेकिन जरूरी है, मैं कह रही हूँ जी मुझे कैमरा अच्छा चाहिए और सैमसंग में चाहिए, तो फर्स्ट चीज मेरे लिए क्या है, कैमरा अच्छा, दैट इज कंडीशन।
और सेकंड चीज क्या हो गई मेरे लिए, वारंटी, कि भाई सैमसंग का है, और अगर सैमसंग का नहीं भी मिले तो आई कैन एडजस्ट, लेकिन कैमरा खराब हुआ आई कैन नॉट एडजस्ट, ठीक है। तो वो मेन चीज इज कंडीशन, सेकेंडरी चीज इज वारंटी। अगर कंडीशन आपकी ब्रीच होती है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तक कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। ये वर्ड आपको लिखना जरूरी है, एसेंशियल टू द मेन पर्पस कंडीशन में। और वारंटी में इट इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस, यानी एडिशनल, ये वर्ड्स लिखने जरूरी हैं। वारंटी अगर आपकी तोड़ी जाती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन आप डैमेजेस ले सकते हो, ठीक है। देन व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी अगेंस्ट, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप नहीं छोड़ सकते इसमें। कब कंडीशन को वारंटी की तरह मानेंगे, तो सिंपल इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेंगे, डैमेजेस ले लेंगे, ठीक है। लॉ के वर्ड के पीछे का समझने की कोशिश करो, बोल रहे कंडीशन को वारंटी मानेंगे, यानी कि कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं, वारंटी में डैमेजेस लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करेंगे, डैमेजेस ले लेंगे। पहला केस, अगर बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, यानी बायर ने बोल दिया है कि तुम्हें फोकस करने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी कंडीशन पूरा कर पा रहे हो कर दो, नहीं कर पा रहे हो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा, बायर ने बोला कि अगर मेरी कंडीशन तुमसे टूट जाती है तो मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ डैमेज लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा। दैट मीन्स कंडीशन कैसी हो गई, वारंटी की तरह ट्रीट की जा रही है। थर्ड इज वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सिवरेबल, यानी कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द होल और एनी पार्ट ऑफ द गुड्स। भाई कॉन्ट्रैक्ट में सपोज क्या हुआ, आपने 10 किलो चावल लिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के लिए थे आपने, लेकिन उसमें और बेकार क्वालिटी के भी चावल मिक्स थे। अब आप पूरे चावल ले चुके हो, भाई उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता ना, एक एक चावल का दाना बैठ के, तो इट इज नॉन सिवरेबल। बट आप उसकी डिलीवरी एक्सेप्ट कर चुके हो, तो ऐसे में क्या होगा, आप वापस तो नहीं करोगे लेकिन आप डैमेजेस ले लोगे। नेक्स्ट इज, अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है बाय लॉ, ठीक, यानी कि कोई ऐसा लॉ बन गया कि अब आप कंडीशन को चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करोगे लेकिन डैमेजेस ले सकते हो। देन एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी। एक्सप्रेस कौन सी होती है, जो हम खुद बोल के बताते हैं, और इम्प्लाइड जिनको मान लिया जाता है, प्रिज्यूम बाय लॉ टू बी प्रेजेंट, यानी कि इनके बारे में आप लिखो नहीं लिखो, बोलो नहीं बोलो, ऑटोमेटिकली सेलर की जिम्मेदारी है, आपको ये उसको इम्प्लाइड कंडीशंस देनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन है कंडीशन एज टू टाइटल, यानी कि जो भी सेलर गुड्स बेच रहा है उसके पास गुड्स बेचने का राइट होना चाहिए। कभी भी गुड्स खरीदने जाते हैं तो सेलर से पूछते नहीं है, भैया आप बेच सकते हो, क्या आपके पास राइट है बेचने का, नहीं, क्यों, क्योंकि इट इज ऑटोमेटिक इम्प्लाइड है, अगर आप बेच रहे हो आपके पास राइट होगा ही होगा। सेकंड, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, अगर आपने गुड्स को डिस्क्राइब किया है प्रॉपरली, जी मुझे ये मोबाइल चाहिए, इस ब्रांड का चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और अगर पर्सन उन गुड्स में डील करता है तो फिर आपको वही गुड्स उसे देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर आप मटर मांगोगे तो आपको बीन्स नहीं दी जा सकती, मैं मोबाइल मांग रही हूँ, आप मुझे रेफ्रिजरेटर नहीं बेच सकते, ठीक है। तो दिस इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन। थर्ड इज सेल बाय सैंपल, यानी आपने सैंपल चेक करके सेल करी है। इसमें आपको क्या ध्यान रख, मतलब सेलर को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जो सैंपल में आपने क्वालिटी दिखाया है वही बल्क में आपको देना पड़ेगा। फिर बायर को एक बार चेक करने की भी अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी। और तीसरी बात बोल रहे हैं कि अगर कोई गुड्स ऐसे हैं जो रीजनेबल एग्जामिनेशन करके जिनकी गलती पता लग सकती है तो बायर को चेक करना पड़ेगा। लेकिन वैसे कह रहे हैं अगर कोई ऐसे गुड्स हैं जिनको रीजनेबल यानी नॉर्मल एग्जामिनेशन से चेक नहीं हो सकता, तो ऐसे गुड्स में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी है सेलर की। तो ये तीनों चीजें सेलर को पूरी करनी पड़ेंगी। फोर्थ है बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, यानी टू और थर्ड पॉइंट का ये मिक्स है, ठीक है। देन कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, क्वालिटी को किसी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि मेरे लिए किसी चीज की क्वालिटी अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है।
तो इसलिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताए हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर बायर ने अपना पर्पस सेलर को बता दिया है, प्लस क्या करा है, बायर ने सेलर के जजमेंट पर बिलीव किया है, और तीसरा, जो बायर गुड्स मांग रहा है सेलर उसे बेचता है। जैसे कई बार हम करते हैं ना, भैया आपकी शॉप का जो सबसे बेस्ट है वो दिखाओ, तो हम क्या कर रहे हैं, सेलर के ऊपर, सेलर के जजमेंट पर बिलीव कर रहे हैं। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हैं तब तो क्या होगा, सेलर इज लाइबल। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं है तो बायर इज लाइबल। ठीक है। नेक्स्ट इज कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, यानी कि जो गुड्स आप खरीद रहे हो जिस यूज के लिए, वो गुड्स वो यूज देना चाहिए। आप प्रेस खरीद रहे हो, आयरन खरीद रहे हो, और वो सब काम कर सकती है, बस कपड़े ही प्रेस नहीं कर सकती, तो इट इज अनमर्चेंटेबल। ठीक है। कभी भी हम शॉप पे जाके ये नहीं पूछते भैया वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, भैया कपड़े धोएगी, है ना, फ्रिज लेने जा रहे हैं, भैया ठंडा करेगी, क्यों, उसका काम ही यही है। ठीक। नेक्स्ट इज कंडीशन एज टू होलसमनेस, ये आपके ईटेबल्स के लिए होता है कि आपका जो खाने का आइटम है वो क्या हो, फ्री फ्रॉम एनी जर्म्स, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी इम्प्लाइड वारंटी। तो इम्प्लाइड वारंटी में सबसे पहला है देखो अभी तक जो कंडीशंस थी इनमें से अगर एक भी कंडीशन टूटी या आपकी पूरी नहीं हुई तो आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, प्रोडक्ट भी वापस कर सकते हो। लेकिन वारंटीज अगर टूटती हैं तो आप क्या करोगे, जो नुकसान है आपका सिर्फ वो ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। सो पहला है क्या, कि अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन की वारंटी होनी चाहिए, यानी कि जब बायर गुड्स खरीद के ले आया तो अब गुड्स का पोजेशन उसके पास है, बार बार उसके पोजेशन को कोई आके छीन नहीं सकता। यानी कि हम एक बार अगर गुड्स खरीद के लाए तो क्या हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई आके गुड्स हमसे मांग ना ले, नहीं, अनडिस्टर्ब पोजेशन रहता है। अगर हमने खरीद लिया हमें पता है अब हमारा ही है। नेक्स्ट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस, यानी कि कोई चार्ज, कोई लोन उस गुड्स पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होना चाहिए, और अगर है भी तो सेलर पहले बायर को बताएगा, अगर बायर एक्सेप्ट करता है तभी गुड्स को खरीदेगा। देन क्वालिटी एज टू फिटनेस, ये अगेन वही वाला पॉइंट आ गया है, क्वालिटी वाला। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कुछ भी गलत होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकते हो और डैमेजेस भी ले सकते हो। एंड फोर्थ इज डेंजरस नेचर का गुड्स, यानी कि अगर आपके गुड्स में कुछ भी खतरनाक वाली चीज है तो आप क्या करोगे, आपको बताना उसे जरूरी है। इसीलिए आप देखते हो जो जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट्स और ये सब होता है उस पर लिखा रहता है कॉशन, है ना, कि दिस इज डेंजरस। तो ये इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि ये इम्प्लाइड वारंटी है कि आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है। ठीक है। देन कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बाय बिवेयर, यानी हर जिम्मेदारी सेलर की नहीं है, बायर की भी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, चेक करके सामान ले। ठीक। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस वही वाली बताई है जो अभी हमने पढ़ी थी, उसमें क्वालिटी एज टू फिटनेस वाले में अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हैं तब तो सेलर इज लाइबल, और इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं है तो बायर लाइबल होगा। ठीक है। जनरल रूल क्या कहता है कैविएट एम्प्टर का, कि बायर लाइबल होगा, बायर की गलती है, बायर ने चेक नहीं किया, लेकिन अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो गई तो सेलर लाइबल होगा। और उसी की एक्सेप्शंस है, यानी इन सारे केसेस में कौन लाइबल होगा, ओनली सेलर विल बी लाइबल। एक्सेप्शन का तो मतलब यही हो गया। ठीक है। जनरल रूल है बायर इज लाइबल, एक्सेप्शन का मतलब बायर लाइबल नहीं होगा, सेलर लाइबल होगा। कौन से पॉइंट है, देखो ये वही पॉइंट है, फिटनेस एज टू क्वालिटी, और ये जो हमने कंडीशन में पढ़ा। ठीक है। देखो ये वाला भी कंडीशन वाला है, ये भी कंडीशन वाला है, ये भी है, ये भी है, ट्रेड यूसेज वाला भी है। 2 पॉइंट जो डिफरेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट ऑफ ब्रांड नेम, अगर आपने किसी ब्रांड नेम के अंडर में गुड्स खरीदा है, आप प्यूमा का शूज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या कभी आप ये सोचेंगे कि ये तो कहीं खराब ना निकल जाए, कुछ हो जाए। एक ब्रांड ने अपनी एक इमेज, एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, तो अगर आप वो गुड्स लेकर आ रहे हैं तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर खराब हुआ तो ऑब्वियसली सेलर ही लायबल होगा। एंड लास्ट इज कि अगर सेलर कोई गलती कर रहा है या सेलर ही फ्रॉड कर रहा है तो ऑब्वियसली सेलर विल बी लायबल। ठीक है। तो इसमें ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। 2.3, 2.4, 2.5
तीनों के तीनों टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम ऑन, मूविंग ऑन टू यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर किया जाना। ठीक है, ये तो बेटा छोटी छोटी चीजें हैं, प्लीज ये वाला पॉइंट आप, ये सब पॉइंट्स आप खुद देख लेना, ये इतने इंपॉर्टेंट वाले नहीं है। ठीक है, ये सब सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, अगर इनमें कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से मतलब अलग से पूछ लेना, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली चीजें कराती हूँ। जैसे ये था गुड सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, यानी कि अगर आपने किसी को गुड्स दिए हैं, किस लिए, कि जाओ पहले दिखा लेना, कई बार होता है ना हम घर पे ले जाते हैं गुड्स की, मम्मी पापा को दिखा के लाएंगे फिर परचेस करेंगे, उस केस में। तो ऐसे में कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाएगी, यानी कब हम मानेंगे कि ओनर जो है वो बायर हो गया है, सेलर ने बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, कब? पहला, अगर वो अपनी अप्रूवल दे दे, यानी आपने घर से फोन कर दिया, हाँ जी पसंद आ गया मम्मी को, हम खरीद रहे हैं। दूसरा, कि आपने अप्रूवल तो नहीं दिया, ना ही आपने रिजेक्शन का टाइम दिया, लेकिन जो आपने क्या करा है, रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर गुड्स को लौटाया नहीं और वो रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो गया। अब आप कोई ड्रेस लेकर आए कि हाँ मम्मी को दिखाकर उसके बाद अप्रूव करेंगे, 1 महीना हो गया आप वापस ही नहीं कर रहे, तो सेलर अब क्या समझेगा कि आपने ले लिया है, अब आप ही उसके ओनर हो जाएंगे। या फिर आप कुछ ऐसा कर दे जो गुड्स को एक्सेप्ट करने के बराबर हो जाए। अब आप वही ड्रेस पहन के किसी पार्टी में चले जाएं और मुझे वहां मिल जाए, अगले दिन आप रिटर्न करने आए, क्या मैं ले लूंगी? नहीं। दैट मीन्स आपने गुड्स पहन लिए, इसका मतलब आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। देन रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, सेक्शन 25। राइट ऑफ डिस्पोजल का रिजर्व करना मतलब होता है कि जिसके पास राइट ऑफ डिस्पोजल है उसकी चलेगी। राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब गुड्स के साथ क्या करना है। तो अगर मेरे पास है राइट ऑफ डिस्पोजल तो मेरे अकॉर्डिंग गुड्स चलेगा, और अगर आपके पास है तो आपके अकॉर्डिंग गुड्स चलेगा। ठीक है, तो अब सपोज मैं सेलर हूं, आप बायर हो, मैंने आपको गुड्स दे दिया, ठीक है, आपके पास भेजा है, लेकिन राइट ऑफ डिस्पोजल मेरे पास है, यानी गुड्स के साथ क्या करना है ये मैं डिसाइड कर रही हूँ, तो क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि सब कुछ तो मैं ही बता रही हूँ। लेकिन अगर मैंने आपको गुड्स ट्रांसफर कर दिए और राइट ऑफ डिस्पोजल भी आपको ट्रांसफर कर दिया, तो क्या माना जाएगा कि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। नेक्स्ट, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, यानी जिसका जिसका ओनरशिप उसका रिस्क। इस वाले पे ना, इस वाले पे आपको केस स्टडी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन कि तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन ओनर है, तो जो जिसका ओनर वही रिस्क बियर करेगा। सपोज अगर क्या करा है कि जैसे आपने 100, आवाज आ रही है सबको? कंफर्म करिए प्लीज। ओके, कैमराज ऑन करिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अगेन। प्राइमा फेसी के क्वेश्चन पर थे, तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है कि सपोज क्या है, आपके पास अनएसर्टेन गुड्स पड़े हैं, ठीक है, और उसमें से आपने 100 kg सपोज कोई आइटम खरीदा है, ठीक। अब क्या हुआ, सेलर ने 60 आइटम्स तो एसर्टेन करके आपके लिए पैक करके रख दिए, बट 40 अभी तक एसर्टेन नहीं करे। तो जब आप एसर्टेन कर लेते हो गुड्स तो प्रॉपर्टी पास हो जाती है, यानी कि उन 60 का ओनर कौन हो गया? बायर। ठीक है, और जो 40 अभी तक उन्होंने अलग नहीं करे हैं उनके ओनर अभी भी कौन है? सेलर। तो 60 का जो लॉस है वो बायर बियर करेगा, और जो 40 का लॉस है वो कौन बियर करेगा? सेलर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। देन अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, और इसमें से मैक्सिमम जो है आपको वो केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन आता है, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका,
एक है आपका जॉइंट ओनर्स वाला। जॉइंट ओनर में क्या होता है, जब एक से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक चीज को होल्ड कर, या एक चीज के ओनर है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन बाकी जॉइंट ओनर्स की परमिशन के साथ उससे ही यूज कर रहा है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन है और मतलब 4-5 लोग इसके ओनर है, लेकिन क्या हुआ कि मैंने उन बाकी सबसे परमिशन ले रखी है कि मैं इसको यूज करूंगी, और उन्होंने मुझे अलाउ भी कर दिया। अब आप हमेशा इस गुड को मेरे पास ही देखते हो। अब अगर मैं इस गुड्स को सेल करती हूँ, ठीक है, चाहे बाकियों ने अलाउ किया है या नहीं किया है, अगर मैं अकेली आपको ये गुड्स सेल कर रही हूँ तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड सेल। मैं नॉन ओनर होते हुए भी, अकेली तो मैं ओनर नहीं हूँ, बाकी भी ओनर्स हैं, तो नॉन ओनर होते हुए भी अगर मैं इसको सेल कर रही हूँ तो ये वैलिड सेल मानी जाएगी। बस ध्यान ये रखना है, जो खरीद रहा है वो गुड फेथ में खरीद रहा होना चाहिए, ठीक है। और बाकी भी है, इसमें कोई भी पॉइंट इसमें से आ सकता है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ये यूनिट में दो आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक रिस्क प्राइमा फेसी वाला और एक नॉन ओनर्स का टाइटल वाला। देन आपका फोर्थ है, फोर्थ में आपका अनपेड सेलर से रिलेटेड है, जो सेलर को पेमेंट नहीं मिल पाती है अपने गुड्स की, तो वो क्या हो जाता है, अनपेड मान लिया जाता है। तो एक तो आपको अनपेड सेलर की डेफिनेशन बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ये वाली दोनों चीजें, जिसमें कह रहे हैं पूरा प्राइस पे ना हुआ हो या फिर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिए वो डिसऑनर हो गई है, दोनों केस में क्या माना जाएगा, वो अनपेड सेलर। तीन राइट्स होते हैं, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, और राइट ऑफ रीसेल। लीन मतलब आपने जो गुड्स, मतलब है, अगर जैसे मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, और मैंने आपको गुड्स बेच दिए, लेकिन आपके गुड्स अभी भी मेरे पास है, मेरे पोजेशन में है, तो और अगर आपने मुझे पेमेंट नहीं करी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उन गुड्स को अपने पास रोक कर रख सकती हूँ तब तक जब तक आप मुझे पेमेंट नहीं दे रहे। देन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या होता है, इसमें अगर कोई पर्सन क्या है, आप, मैं आपको गुड्स भेज रही हूँ, रास्ते में अभी गुड्स, और मुझे पता चला कि बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ, उसी रास्ते में जाते हुए गुड्स को बीच में रोककर अपने पास मंगवा सकती हूँ, दैट इज राइट ऑफ स्टॉपेज। और राइट ऑफ रीसेल, ये जो गुड्स मेरे पास लीन से और राइट ऑफ स्टॉपेज से मेरे पास आए, इन गुड्स को दोबारा बेचने का भी राइट मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसका आपको गिवन है इसमें सारी चीजें। और मेन एक इसमें जो है ना, आप डिफरेंस कर लेना इन दोनों के बीच का, ये वाला। और प्लीज इसको आप टैब्यूलर फॉर्म में ही लिखेंगे, बुक में ऐसे गिवन है लेकिन आपको इसमें टैबुलर फॉर्म में ही लिखना है। देन इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमेशा बच्चों की गड़बड़ होती है, क्या, दिस इज राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। वो जो था हमारा राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज और रीसेल, दैट इज राइट अगेंस्ट द गुड्स, ठीक है, ये है राइट अगेंस्ट द बायर। तो अगर क्वेश्चन आता है राइट अगेंस्ट द गुड्स तो वो तीन लिखने, और राइट अगेंस्ट द बायर आता है तो आपको ये लिखने, यानी कि वो पैसा क्लेम कर सकता है, जो नुकसान हुआ है वो क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, एडवांस अगर कोई पैसे हैं तो उस पे इंटरेस्ट भी ले सकता है, एंड सेम बायर अगेंस्ट द सेलर। तो इसके में भी यही है कि डैमेजेस ले सकते हो आप, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी जो चीज आपने कही थी करने को उसको करवा सकते हो, आप सूट फाइल कर सकते हो उसके ऊपर कि उसने करी है, वारंटी तोड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, और इंटरेस्ट भी ले सकते हो। तो इसमें जो तीन क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द सेलर, और राइट ऑफ द बायर अगेंस्ट, मतलब राइट अगेंस्ट द बायर, ठीक है। ये तीन क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। चलिए अब इसमें के देखते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस सबसे पहले June 24, प्लीज आपको भी उसमें हो तो बताना क्वेश्चन। एक सेकेंड वेट करना प्लीज।
देखिए, आपका जो यूनिट अभी लास्ट करिए उसमें एक ऑक्शन का आपका जो टॉपिक था उससे रिलेटेड इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको। ये पूरा आपको क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि पीटीसी होटल्स इन बॉम्बे डिसाइडेड टू सेल देयर फर्नीचर फॉर ऑक्शन सेल। इन्होंने क्या किया है, आरएन एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट किया है और इन्होंने बिडिंग करी है। द राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड बाय देम एंड फर्नीचर वाज पुट अप इन लॉट्स फॉर सेल, यानी फर्नीचर क्या किया गया, लॉट्स में करके सेल पर रखा गया। और डिसाइड किया गया था कि फॉर एवरी लॉट ऑफ फर्नीचर देयर विल बी अ रिजर्व प्राइस, यानी कि प्राइस पहले से ही हम कुछ रिजर्व करके रखेंगे। ठीक, अब आपको ये सब इस तरीके से सब बिडिंग हुई थी। द सेल वॉज कंप्लीटेड इन फेवर ऑफ मिस्टर नील, इनके फेवर में सेल हुई थी बाय आर एन एसोसिएट्स बाय फॉल ऑफ हैमर। मिस्टर देव्स बिड वॉज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट राइट टू बिड वॉज रिजर्व एंड कंपनी ऑफ मिस्टर देव वॉज नॉट इन्वाइटेड टू बिड। इसमें ये क्या बता रहे हैं कि देखो, राइट जो है ना रिजर्व, यानी कि जिसको हम राइट देंगे बिड करने का वही बिडिंग कर सकता है, ये था इसके अंदर। बोल रहे हैं कि मिस्टर देव को हमने बुलाया ही नहीं था और वो बिड करने आ गए, इसलिए हमने उनकी बिड एक्सेप्ट नहीं की है। और इसलिए उसके बाद मिस्टर नील की हाईएस्ट बिड थी इनके बाद, तो हमने इनको दे दिया। उसके बाद कह रहे हैं दूसरी बिड हुई इटालियन फर्नीचर की, उसमें मिस्टर धीर ने 15 लाख लगाए, इन्होंने 15-20 लगाए और मिस्टर धीर को क्या दे दी गई, बिडिंग दे दी गई। और मिस्टर मधु की जो है वो खत्म कर दी गई। क्यों? इन्होंने हाँ, हाँ, इन्होंने बोला मिस्टर देव एंड मिस्टर मधु आर्ग्यूड दैट ऑक्शन सेल वाज नॉट लॉफुल, गिव योर ओपिनियन कि भाई ऑक्शन सेल वैलिड है या नहीं है। तो इस केस में बताइए आप क्या कहते हैं। हाँ, क्यों, रीजन? हाँ तो ठीक है, ये तो ठीक है, क्योंकि मिस्टर देव को इनवाइट ही नहीं किया गया था, पहले ही बता दिया था कि रिजर्व करके रखेंगे हम बिड, मिस्टर देव को नहीं बुलाया फिर भी वो आ गए, तो इसलिए ये तो वैलिड है। और यहाँ धीर और मधु वाला कैसे? गुड, वेरी गुड। तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो मिस्टर मधु हैं ये आर एन एसोसिएट जो ऑक्शनियर थे उनके बिहाफ पर आए थे, है ना, उनके बिहाफ पर आए थे, तो उनकी बिड नहीं ले सकते थे, तो इसलिए ये बिड ली गई, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड। ठीक है, और देखो कौन सा क्वेश्चन है पीछे। हाँ, हाँ, हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, जे अ होलसेल ऑफ प्रीमियम बासमती राइस डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल 100 बैग्स ऑफ राइस ऑफ 10 kgs टू लोकल रिटेलर ऑन सेल और रिटर्नेबल बेसिस। देखो अभी हमने पढ़ा था गुड्स अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्नेबल बेसिस विद इन अ मंथ ऑफ डिलीवरी, एक महीने के अंदर। नेक्स्ट डे क्या हुआ, द रिटेलर सोल्ड 5 bags of rice to a regular customer. A week later, K informed that the retailer that the quality of rice was not as per the price. The retailer now wants to return all the rice bags to J, including the 4 bags not used by K. क्या कर सकते हैं, बोल रहे हैं देखो, 100 bags ऑन अप्रूवल करा था 10 kg ईच, यानी 10 बैग्स टोटल दिए गए थे, ठीक है। और ये था सेल और रिटर्नेबल बेसिस पे, एक महीने का टाइम था। अगले ही दिन क्या हुआ है, 5 बैग्स आगे बेच दिए। ये बेचना क्या शो कर रहा है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो गुड्स, तभी तो बेच रहे हो। अगर आपने गुड्स एक्सेप्ट नहीं करे तो आप उसे आगे नहीं बेच सकते, क्योंकि यू आर नॉट द ओनर। आप गुड्स बेच रहे हो यानी कि यू आर डिक्लेयरिंग योरसेल्फ द ओनर ऑफ द गुड्स, यानी कि आप गुड्स एक्सेप्ट कर चुके हो। तो ऐसे में क्या होगा, ये गुड्स वापस रिटर्न नहीं किए जाएंगे। तो आप क्या करोगे, प्रोविजन में पहले तीनों पॉइंट्स लिखोगे उसके, ठीक है, और फिर डिसीजन में थर्ड वाले पॉइंट के बेसिस पर इट इज इक्वलेंट टू एक्सेप्टेंस करके आप अपना आंसर दे दोगे। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन ये? तो 7 मार्क्स का ये था, 7 का ये था। एक क्वेश्चन कहीं और होगा जरूर से, ये शायद नजर में नहीं आ रहा है बट होगा जरूर इसमें। चलो अभी पूरा पेपर जब करेंगे उसमें बीच में हो सकता है आ जाए। ठीक है, पूरा पेपर जब कंप्लीट हो जाएगा तब देखते हैं, क्या पता आ जाए उसमें।
चलो नेक्स्ट हम देखते हैं सितंबर वाला। ये है आई थिंक। हम्म। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे हैं इसमें, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था टू परचेज 2000 kg ऑफ बासमती राइस स्पेसिफिकली ग्रोन इन छत्तीसगढ़ स्टेट, शुड बी पैक्ड इन पिंक कलर बैग्स ऑफ 25 kg each to identify the place of origin by specifying the mode of basmati rice. The seller agreed for the specific packing. अब by misunderstanding, staff of seller packed 1800 of basmati rice grown in state of Maharashtra in white color and 30 kg each, and remaining 200 kg grown in Chhattisgarh in pink color bags. ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या उनके पास राइट है टू रिजेक्ट द गुड्स या नहीं। उसके लिए अब आप इसमें क्या यूज करेंगे, वो टॉपिक कौन सा, प्रोविजन कौन सा यूज करेंगे, ये उसके लिए कंडीशन है ना। ये उसके लिए कंडीशन थी क्या, कि भाई बासमती राइस स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ स्टेट के क्या होना चाहिए, पिंक कलर बैग्स में पैक होने चाहिए ताकि वो उसे आइडेंटिफाई कर सके, है ना। अब वो उन्होंने नहीं किया है तो वो क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू बायर इफ ही हैज टू एक्सेप्ट द एंटायर क्वांटिटी टू फुलफिल हिज अदर कॉन्ट्रैक्ट्स विद द अदर पार्टीज। क्या रेमेडी अवेलेबल है, वो और डैमेजेस ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकती है। जो जो रेमेडीज आपको मिली है, राइट ऑफ बायर अगेंस्ट दी सेलर, तो वो चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो 3 मार्क्स का भी इसमें आया है, तो टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसमें बोल रहे हैं वही देखो, वैल्यूएशन वाला जो मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको अभी बताया था सेक्शन नंबर 10 यूनिट 1 में जो बताया था, देखो वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। इन्होंने बोला है कार्तिक एग्री टू सेल हिज लैपटॉप टू वसंत फॉर अ प्राइस टू बी फिक्स बाय कुसुम, किसी और से थर्ड पार्टी से प्राइस फिक्स करा रहे हैं। कार्तिक ने बिफोर द डिलीवरी चेंज हिज माइंड एंड डिड नॉट शेयर एनी पर्टिकुलर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ लैपटॉप विद कुसुम विच मेड हर अनेबल टू मेक द वैल्यूएशन। यानी सेकंड पॉइंट, कि आपकी गलती की वजह से आप जानबूझ के प्रिवेंट कर रहे हो कि वो पर्सन प्राइस फिक्स ना कर पाए, इसी वजह से कुसुम ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया वैल्यूएशन करने के लिए। ठीक, Vasan needed the laptop, so he promised Karthik that if the laptop is delivered to him, he would pay a reasonable price. Now Karthik decided not to sell his laptop to Vasan. Vasan wants to know from you, being a legal expert, whether Karthik is bound by promise and he agreed earlier to deliver his laptop to him at a reasonable price. तो yes किया जा सकता है, ठीक है। आप गुड्स की डिलीवरी कर सकते हो बाय पेइंग अ रीजनेबल प्राइस, तो आप पूरा प्रोविजन मेंशन कर दोगे आराम से सेक्शन नंबर 10 का, और डिसीजन में आप अपना ये डिसीजन दे दोगे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 10 हमें इस तरीके से अलाउ करता है, क्योंकि पहले इनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, उसकी गलती की वजह से वो वैल्यूएशन नहीं कर पाए, इसलिए अब रीजनेबल प्राइस पे करके डिलीवरी ली जा सकती है। ठीक है, और कहाँ पर है, ये आ गया क्वेश्चन आपका, ये वाला देखो, अगेन पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका। अशोक अ ट्रेडर डिलीवर्ड अ कैमरा टू मंगेश ऑन, देखो सेल ऑन रिटर्न बेसिस, अगेन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका, तो सेल और रिटर्न बेसिस का तो अब आप कर लेंगे अपने आप से, है ना। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, देखो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इसको करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो आ गया राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट वाला, कि इसमें क्या है, अंसारी ऑफ जयपुर सोल्ड 100 स्मार्ट टीवी सेट एट द रुपीज 50,000 per set. He delivered the TV sets to Chetan, a transport carrier for transmission. Baburam further sold these 100 TV sets to Shyamlal at 60,000 rupees per set. On reaching the goods at the destination, Baburam demanded the delivery, but Chetan wrongfully refused to deliver the goods to Baburam. मतलब उसने गलती से मना कर दिया, that is why he failed to deliver the TV sets to Shyamlal and suffered a huge loss.
Ansari came to know about this. He directed Chetan to stop the delivery to Baburam and re-deliver the goods to him at Jaipur. देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले इसका आंसर बताओ। हम्म। देखो ये जो हमारा राइट ऑफ स्टॉपेज है, इसमें इसका पॉइंट भी गिवन है, रॉन्गफुली डिलीवर्ड अगर होता है तो। हम्म, ये देखो बोल रहे हैं ट्रांजिट कम्स टू एन एंड इन द फॉलोइंग केसेस, यानी ट्रांजिट खत्म हो जाती है, गुड्स ट्रांजिशन में माना ही नहीं जाता, उसी टाइम पे माना जाता है ट्रांजिशन खत्म। कौन से केस में? इफ द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू बायर, अगर गलती से रॉन्गफुली आप रिफ्यूज कर देते हो तो माना जाता है ट्रांजिशन ही खत्म। तो गुड्स तो अब आप वापस, जब ट्रांजिट खत्म है तो ट्रांजिट में से तो आप गुड्स वापस नहीं मंगा सकते, लेकिन यस यू कैन क्लेम द डैमेजेस। ठीक है। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ट्रांजिट ही खत्म, तो आप ट्रांजिट से वापस तो नहीं बुला पाएंगे, बट यस लॉस जो है वो क्लेम किया जा सकता है। ठीक है। तो ये आपके हैं इसमें, तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आ रहे हैं। और दूसरा जनवरी के भी अगर हम देखें तो ये है आपका क्वेश्चन। MNO Limited, a supplier of electronic components, entered into contract for the sale of 1000 units of microchips, और इन्होंने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किए थे माइक्रोचिप्स बाय सीरियल नंबर एंड कंफर्म दैट दे वर इन अ डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, प्रॉपर डिलीवरेबल स्टेट में थे, stored in MNO's limited warehouse. The contract stipulated that goods were to be delivered on September 1. On August 2023, a flood occurred, damaged the warehouse, and destroyed the entire stock of microchips, including the 1000 units intended for PQR enterprises. Examine who shall suffer the loss. अब आपको बताना है भाई लॉस कौन सफर करेगा। किसी की फॉल्ट नहीं है, जो मैंने आपको सेक्शन बताए थे, देखो अगेन वही इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर आ गई, किसी की फॉल्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। यस बिल्कुल ठीक। देन A purchases motorcycle from B and uses it for some time. It turns out that motorcycle sold by B to A was a stolen one and had to be returned to a rightful owner. A brings action against B for the return of the price. Will he succeed? क्यों नहीं? तो देखो ए ने जो हमारे पास ना इम्प्लाइड वारंटी है क्या, अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन की, कि कोई हमारा पोजेशन गुड्स का ले नहीं सकता। अब आपका ये पोजेशन इफेक्ट हुआ है, आपको वापस करना पड़ गया गुड्स। ठीक है, आपको तो नहीं पता था ना कि वो चोरी की, आप तो यही मानोगे कि उसके पास राइट है और वो आपको बेच रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, यस वो सक्सीड होगा अकॉर्डिंग टू द इम्प्लाइड वारंटी, और जो भी आपका नुकसान हुआ है वो आप उस सेलर से ले सकते हो। ठीक है जी। तो देखो कर पा रहे हो ना क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको तो आप कर लेंगे। हाँ जी। फिफ्थ का फर्स्ट क्या बोल रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर वेरियस केमिकल्स वर्थ 1.5 लाख रुपए। द बायर मेड फुल एडवांस पेमेंट एंड द सेलर डिस्पैच द कंसाइनमेंट वाया कोरियर ऑफ हिज ओन चॉइस विदाउट रिजर्विंग एनी राइट ऑफ डिस्पोजल। राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर के पास नहीं है, यानी राइट ऑफ डिस्पोजल किसको दे दिया, बायर को, यानी कि अब ओनर कौन हो रहा है, बायर। ठीक। द कंसाइनमेंट वॉज लॉस्ट इन ट्रांजिट, नाउ बायर सीक्स अ रिफंड ऑफ द परचेज प्राइस। तो क्या ऐसा हो सकता है, ओनर भाई उसने तो ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, तो जिसका ओनरशिप उसका रिस्क। ठीक है, तो ओनरशिप बायर की तो रिस्क भी बायर का। देखो हाँ, तो देखो वही चीजें आ रही हैं जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, वही आपको सब एग्जाम में मिल रही हैं।
तो अगर आप वो इंपॉर्टेंट चीजें करके जाएंगे तो, और ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो आपको यही सब इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आदर्श इनवाइटेड एन ऑथोराइज कार शोरूम एंड परचेज अ कार। देखो हमेशा जो है ना, ये आता जरूर है कंडीशन और इसका क्वेश्चन जरूर आता है। तो इन्होंने कार परचेज की ऑफिस चॉइस विदाउट कंडक्टिंग अ डिटेल्ड इंस्पेक्शन। कोई इंस्पेक्शन नहीं किया है आदर्श ने। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट एंड टेकिंग द डिलीवरी ही डिस्कवर्ड अ डिफेक्ट इन द इंजन दैट कुड नॉट हैव बीन डिटेक्टेड इवन विद अ रीजनेबल इंस्पेक्शन। अभी हमने बात की थी कि अगर रीजनेबल एग्जामिनेशन से डिटेक्ट हो पा रहा है तब तो बायर की गलती, लेकिन रीजनेबल एग्जामिनेशन से डिटेक्ट नहीं हो सकता तो सेलर इज लाइबल। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं, बताओ क्या आदर्श कैन इवोक इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी एंड रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट? यस, वो कर सकता है, क्योंकि कंडीशन ऑफ द मर्चेंटेबिलिटी क्या हुई है, ब्रीच हुई है, और कंडीशन जब ब्रीच होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 3 भी खत्म। सब समझ में आ रहा है सबको आराम से? चलो अब जल्दी जल्दी चैप्टर नंबर 4 करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका काफी ज्यादा सिंपल है, और यूनिट नंबर 1 में, अच्छा इसमें भी आपको 20 मार्क्स 21 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। 3 क्वेश्चन 777 या 776 करके। और इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आपको मैंने बहुत बता रखा है, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, पांचों एलिमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर ट्रू टेस्ट, है ना, ट्रू टेस्ट। और इसके अंदर सेम वही पॉइंट्स है। एलिमेंट्स में क्या है, एसोसिएशन, दो से ज्यादा लोग, बिजनेस होना चाहिए फॉर प्रॉफिट, एग्रीमेंट होना चाहिए सबके बीच में, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, और म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट। और ट्रू टेस्ट में 3 पॉइंट्स है, एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और म्यूचुअल एजेंसी। ध्यान रखना है क्वेश्चन में म्यूचुअल एजेंसी, वो सॉरी ट्रू टेस्ट पूछ रहे हैं या एलिमेंट्स पूछ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस आप अपने आप कर सकते हैं इसमें। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो एक आपका टाइप्स का हो सकता है, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, नॉर्मल शॉर्ट नोट्स लिखने में, बट इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका वो इंपॉर्टेंट है इसमें। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट में क्या होता है आपका, सेक्शन नंबर 28, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि कोई पर्सन जो पार्टनर ना होते हुए भी अगर आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ पार्टनर, और वो भी चुप है अपनी जगह पर, और उस पर बिलीव करके अगर किसी थर्ड पार्टी ने कोई क्रेडिट या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो पार्टनर्स के साथ साथ वो पर्सन भी लाइबल होगा, क्योंकि ही विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, यूनिट 2 में जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आपका सेक्शन नंबर 19 है। मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है और नहीं करने हैं, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ठीक है, सेक्शन नंबर 19, इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब वो पावर आपके पास, वो अथॉरिटी जिससे कोई पार्टनर अपने काम को, अपने काम से फर्म को बाइंड कर सकता है, अगर वो यूजुअल वे में किया गया हो। ठीक है, और इसके एक्सेप्शंस, आठों के आठों एक्सेप्शन, चाहे क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आए, 4 नंबर में आए, 5 नंबर में आए, ये सारी की सारी एक्सेप्शंस आपको करनी है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 29, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 29 में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर अपना शेयर किसी को ट्रांसफर करता है तो वो ट्रांसफरी बोला जाता है, और वो कर सकता है। ठीक है, तो जो ट्रांसफरी है उसके पास क्या राइट्स होंगे, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस उसके पास कोई राइट नहीं होगा, सिर्फ एक राइट होगा कि वो प्रॉफिट शेयर कर सकता है। ठीक है, और जब डिसोल्यूशन हो जाएगा तो वो अपना शेयर ऑफ एसेट्स ले सकता है, और अगर उसे फॉर द पर्पस ऑफ एसरटेनिंग द शेयर अकाउंट्स भी देखने हैं तो भी वो देख सकता है। अगेन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज माइनर का। इसका क्वेश्चन तो हर दूसरे अटेम्प्ट में मिलता ही मिलता है। तो माइनर का क्वेश्चन प्लीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंट्रो बताना है कि माइनर कैन बी एडमिटेड वाला करके, फिर राइट्स एंड लाइबिलिटीज। तो ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज आप सब जानते ही हैं। फिर दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें कोई भी पर्टिकुलर आपका हो सकता है, खाली हो सकता है रिटायरमेंट पे आ जाए, खाली आपका इसमें आ जाए, जिसमें एक्सपल्शन तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऑल 6 पॉइंट्स, चाहे क्वेश्चन 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, ऑल द 6 पॉइंट्स आपको इसके मेंशन करने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 37। 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर कोई पर्सन फर्म
छोड़ के जा रहा है या उसकी डेथ हो रही है, तो क्या होगा, जो भी उसके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, अगर वो विदाउट सेटलमेंट क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस, तो ऐसे केस में जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो या तो प्रॉफिट्स ले सकते हैं, जो प्रॉफिट शेयर है, या फिर जितनी भी उसका हिस्सा बनता है उस पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले सकते हैं। और अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या करते हैं, डिजीज पार्टनर का सारा शेयर खरीद लेते हैं, तो उसके बाद डिजीज पार्टनर कोई भी हक उसका नहीं बनता। यूनिट नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आपका। एक तो मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ये मैंने आपको बताया था एज इट इज पूरा सीक्वेंस में लर्न करना है, इसी सीक्वेंस में आपको लिखने को आ सकता है ये क्वेश्चन। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो आपका ये है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कब होता है, कैसे होता है, ये भी आपका क्वेश्चन इसमें आ सकता है। और जो आपका है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंसेस, हर पेपर में नेक्स्ट उसमें मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके इसमें इंपॉर्टेंट है। एंड इस इन टॉपिक्स में किसी कोई टॉपिक आप ऐसा चाह रहे हो जो मैं एक्सप्लेन करूं इसमें, अनन्या, अंबिका, तुषार, आप किसी को भी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, चलो पहले इसका ही देख लेते हैं जैन का। और पार्टनरशिप का क्वेश्चन ना आपको उसमें मिलेगा, कंपलसरी क्वेश्चन में ज्यादातर मिल जाता है। ठीक है, एक तो कंपनीज का मिलता है आपको, देखो इंडियन पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, और देखो क्या क्वेश्चन है, माइनर उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज। अब यहाँ पे बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी है, तो आपको खाली बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी बताना है, सिंपल। देखो मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, ठीक है। कंपलसरी क्वेश्चन में आता है पार्टनरशिप का, तो आप ध्यान रख लो, पार्टनरशिप को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि 3 पार्टनर्स हैं आपके कंस्ट्रक्शन फर्म के। बी क्या करता है, सीमेंट खरीदता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म फ्रॉम डी। सीमेंट इज यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ द फर्म। पी यूजेस द सीमेंट फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस, पर्सनल प्रॉफिट वाला सेक्शन था हमारा सेक्शन 16 वो। सप्लायर डी इज अनअवेयर ऑफ द प्राइवेट यूज, क्लेम्स द प्राइस फ्रॉम द फर्म रिफ्यूजेस टू पे फॉर द प्राइस ऑन द ग्राउंड दैट द सीमेंट वाज नेवर रिसीव्ड बाय इट। कह रहे हैं कि सीमेंट वैसे तो खरीदी गई थी बिजनेस फर्म के लिए, लेकिन हो गई उसके लिए, तो क्या होगा, पूरे के लिए तो फर्म लाइबल होगी, और पर्सनल जो पार्टनर है पी, वो क्या करेगा, अपना पर्सनल प्रॉफिट सारा जो भी उसने करा है वो उसको दे देगा, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। तो फर्म आउटसाइडर के लिए लाइबल, वेदर द फर्म्स कंटेंशन इज टीनेबल, एंड व्हाट विल बी योर आंसर, इफ द इफ अ पार्ट ऑफ द सीमेंट सो परचेज्ड बाय बी वाज डिलीवर्ड टू द फर्म। तो इसमें एक सेक्शन आप ये भी यूज करेंगे कि अगर आप फर्म को लाइबल करना चाहते हैं तो आपको सब काम फर्म के नाम पे करना है, तो फर्म के नाम पे खरीदा गया है ना, तो फर्म की लाइबिलिटी बन जाएगी, बट सारा कुछ जो पेमेंट है वो लॉस हुआ है पार्टनर की वजह से फर्म को, तो पार्टनर से रिकवर कर लेगी फर्म। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और नॉमिनल पार्टनर, और देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी आ गया है इसमें क्वेश्चन, है ना। तो ये भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आप ऐसे लिख सकते हो, तो 7 मार्क्स वो और 7 मार्क्स इसका। अच्छा, एक क्वेश्चन जो इसमें मिस हुआ था वो ये था, देखो राइट्स ऑफ द बायर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के राइट्स ऑफ द बायर, मैंने बताया आपको वही कि इफ सेलर कमिट्स अ ब्रीच, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, चलो सितंबर पेपर में देखते हैं। देखो अगेन कंपलसरी क्वेश्चन में देखना आपको मिलेगा पार्टनरशिप का, आई होप। देखो जी आ गया, और पूरा का पूरा देखो एक्सपल्शन पर पूरा क्वेश्चन है आपका, 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स का, तो पूरा आपको 6 पॉइंट्स पूरे बताने हैं। इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपर्ट, द एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड, इसका मतलब क्या है, तो उसमें आप पूरे पॉइंट्स बताएंगे अपने। फिर द पार्टनर हु इज एक्सपेल्ड विद विल सीज टू बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी आफ्टर द एक्सपल्शन, तो जिसको एक्सपेल कर दिया गया है वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल नहीं होगा आफ्टर द एक्सपल्शन।
ठीक है, तो आप देख रहे हो सब वैसी क्वेश्चंस है, कुछ भी बाहर का नहीं आएगा आपके पास। अगेन देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक तो देखो छोटा वाला ये, ऑन एडमिशन एज अ न्यू पार्टनर अमर एग्रीड टू बी लाइबल फॉर एग्जिस्टिंग डेट्स। हमने बात करी थी कि अगर आप अपनी मर्जी से एग्जिस्टिंग डेट्स के लिए, पुराने डेट्स के लिए लाइबल होना चाहते हो तो हो सकते हो। तो ऐसे में क्या होगा, हाँ भाई अमर विल ऑल्सो बी लाइबल विद दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और यहाँ पर कह रहे हैं कि राम और श्याम दो पार्टनर्स थे, और गोपाल और रिनाउंड बिजनेसमैन इज देयर कॉमन फ्रेंड। इन्होंने देखो, इन्होंने राम को इंट्रोड्यूस किया टू सुंदर एज अ न्यूली जॉइंट पार्टनर। तो ये अगेन आपका होल्डिंग आउट वाला क्वेश्चन आ गया इसमें, है ना, कि भाई ये बताना है आपको कि भाई क्या गोपाल लाइबल होगा या नहीं होगा, तो आपने उसे होल्डिंग आउट पार्टनर की तरह दिखाया तो वो लाइबल होगा। ठीक है, अब जून वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो हमेशा आपको देखो 6 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन में पार्टनरशिप मिल रहा है। देखो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 69। तो जो इम्पोर्टेंट बताया वो छोड़ के जाना ही नहीं है, सब है पेपर में। और देखो मिल रहा है आपको कंपलसरी में, तो अगर पूरा पूरा एज इट इज लिख दोगे तो 6 के 6 नंबर पक्के होके मिल जाएंगे। ठीक है, फिर ये है PQR फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और इन्होंने 12 साल की ड्यूरेशन करी थी। आफ्टर ऑपरेटिंग बिजनेस फॉर 4 years इट इज ऑब्जर्व कि इनको लॉसेस हो रहा है। P is determined to continue the business for the remaining period. Examine with reference to the Indian Partnership Act. Can P insist to continue the business? If so, what options are available? तो भाई P अकेला नहीं कर सकता उनको इंसिस्ट की बिजनेस करने के लिए, उनकी चॉइस है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू फॉर्म होता है, और चाहे तो वो एग्रीमेंट को फिनिश भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर करना चाहते हैं तो क्या होगा भाई, वही अगेन नोटिस देंगे या कुछ करेंगे। और अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, अगर हाँ वो पार्टनरशिप एट विल आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक, फिर इसमें भी इन्होंने बताया कि भाई ए बी एक टेक्सटाइल वो है, मिस्टर ए फाइनेंस करते हैं और वो स्लीपिंग पार्टनर है, और बी एक्वायर सर्टेन फैब्रिक गुड्स बिलोंगिंग टू सी। हाउएवर बी इज अवेयर दैट दीज गुड्स आर स्टोलन प्रॉपर्टी। बी को, मिस्टर ए फाइनेंसेस द बिजनेस एंड इज अ स्लीपिंग पार्टनर। ए तो क्या है, स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, और बी इनका नॉर्मल सारा बिजनेस को डील करता है। डिस्पाइट दिस नॉलेज पी प्रोसीड्स टू परचेज एंड सेल these stolen goods. Moreover, B records proceed from these sales in the firm's book. Now, A wants to avoid the liability towards C on the grounds of misconduct by B. तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। ए तो वैसे भी स्लीपिंग पार्टनर है, इज नॉट लाइबल टू द थर्ड पार्टी। बी सब कुछ कर रहा है तो क्या होगा, बी लाइबल होगा, जानते हुए भी जब वो ये सब चीजें कर रहा है तो वो लाइबल होगा। और ए बिकॉज ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, तो वो बच जाएगा। ठीक है, चलिए जी, चले अब अपना चैप्टर नंबर 5 पर जल्दी से चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 पर LLP, ओनली 6 मार्क्स 1 क्वेश्चन। ठीक है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक क्वेश्चन आपका सिंपल इस वाली लाइन से, ये जो लाइंस गिवन है ना ये वाली, इन लाइन से भी बन के आ सकता है, जिसमें सिंपल आपको क्या लिखना है, व्हाट इज LLP और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में आपकी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आता है, कंपनी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, LLP इन इंडिया, LLP आउटसाइड इंडिया। सो कॉर्पोरेशन सोल नहीं आती, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती, और वो बॉडी कॉर्पोरेट्स नहीं आती जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दी है। ठीक है, फिर आपकी स्मॉल LLP, ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल LLP की डेफिनेशन। उसके बाद आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर का इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेटेड पार्टनर कम से कम दो चाहिए होते हैं जो इंडिविजुअल्स हो, जिसमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और अगर LLP में बॉडी कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स दोनों है तो बॉडी कॉर्पोरेट्स अपने नॉमिनीज अपॉइंट करेंगी, जिनको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की तरह ट्रीट करेंगे। और रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब है लेस एटलीस्ट 120 डेज। ठीक है, देन इन कॉर्पोरेशन में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट है, जितना यहाँ तक का है, सेक्शन 11, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अलग से आपको सेक्शन ये लिखने के लिए आ सकता है कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, या व्हाट आर द एलिमेंट्स इन इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ LLP, ये सारी चीजें आ सकती हैं। एंड
एक नेम वाला मैंने आपको बताया था, नेम वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी शॉर्ट नोट्स में आपको कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 6 नंबर का है, इसमें से तो हो सकता है 2-2 नंबर का, 3-3 नंबर का, 1.5-1.5 नंबर का, 1-1 नंबर का, कुछ भी आ जाए। तो छोटी छोटी चीजें ये हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके भी। देखो जी, पहले ही क्वेश्चन 6 नंबर का आ गया, बॉडी कॉर्पोरेट बतानी है, म्यूचुअल एजेंसी, फॉरेन एलएलपी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो 6 मार्क्स का है, यानी 1.5 मार्क ईच, अपने हिसाब से कर लेना इसको। 1.5 मार्क ईच, 6 नंबर का एक क्वेश्चन, और दूसरा नहीं होगा कोई भी। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट में आपकी 4 चीजें आती हैं। क्या? दो, पहले मेन 2 चीजें, कंपनी एंड एलएलपी। कंपनी कौन सी? जो इंडिया में बनी वो भी, और कंपनी वो जो बाहर बनी उसको भी। एलएलपी जो इंडिया में बनी यानी एलएलपी एक्ट के अंडर बनी, और वो एलएलपी जो बाहर बनी, ये चारों चीजों को मिलाकर हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। और उसके अंदर सिंगल जो कॉर्पोरेशन है, दुकान खोल लेना या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब नहीं है। ठीक, तो एक क्वेश्चन इसका हो गया। फिर सितंबर वाले में देखो जी, ये रहा नेम का। देखो मैंने बताया था नेम का क्या रीजन है जिसमें आपको कंपलसरी नेम चेंज करना पड़े। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको नेम चेंज करने के लिए बोलती है, वो वाला आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और देखो स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन 2 नंबर में, ठीक है। फिर जनवरी में देखो, और ये ना आप चीज देख सकते हो, जो क्वेश्चन जहां आता है ना वो वहीं पर आपको मिलेगा, उसी क्वेश्चन के आसपास। ये है एलएलपी का, देखो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये एलएलपी बनाना चाहते हैं, और ये आपसे क्या जानना चाह रहे हैं? दे सीक इंफॉर्मेशन अबाउट रिगार्डिंग दी, देखो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मैंने बोला था सेक्शन नंबर 11, वो आपको यहाँ पर बताना है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आप बताओगे क्या क्या, कि भाई पहले हमें 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट फाइल की जाती है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब आता है, नेम ऑफ द एलएलपी, बिजनेस पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, वो सारी चीजें। और नीचे कि अगर इन्फॉर्मेशन फॉल्स हो तो पेनल्टी लगती है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हो गया। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 6, कंपनीज एक्ट। अगेन 20 मार्क्स, 20 to 21 मार्क्स इसके अंदर भी आता है, ठीक है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अगेन 777 या 776। इसके अंदर जो आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस लॉ जरूर आपको याद रखना है, मतलब केस लॉ नहीं, केस लॉ का नेम आपको ध्यान रखना है। और कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, इसमें क्या था कि मेंबर्स और आपके कंपनी दोनों को हम अलग अलग ट्रीट करते हैं, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, इनके बीच का जो वेल है वो लिफ्ट कर देते हैं, एंड कंपनी एंड मेंबर्स आर ट्रीटेड एज वन सिंगल एंटिटी। उसके 5 केसेस थे आपके। पहला, जब हमें देखना होता है कंपनी है या एनिमी है। दूसरा, टैक्स को बचाने के लिए, तो दिनशो मैनेक जी पेटेट वाला तो जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है आपका। हर बार क्वेश्चन में जब आते हैं तो एज इट इज उठ के आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कई बार आपके एग्जाम में ये भी आया है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्नी वाला। यानी कि कोई भी और, अगर उन 4 के अलावा कोई भी और आप देखो कि कहीं पर फ्रॉड हो रहा है, तो ये वाला केस आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ द कंपनी में ओपीसी। ओपीसी में आपका ये वाला पार्ट जो है कि कौन नॉमिनी बन सकता है, कौन नहीं, कितने 120 डेज का होना चाहिए, और ये सब इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, ये सारी चीजों पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है। तो ओनली नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, जिसने एक 120 डेज जो रहा हो पिछले साल, ओनली दैट पर्सन इज एलिजिबल टू मेक ओपीसी, या फिर उसका नॉमिनी बन सकता है, और एक से ज्यादा में नहीं बन सकता। देन प्राइवेट कंपनी का ये पोर्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूरा, ये जो आपको गिवन है, इस पे तो इतनी बार क्वेश्चंस आए ना, इतनी बार, मतलब ये जेड इम्पोर्टेंट, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है ये आपका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ओनली टू कैलकुलेट द मेंबर्स, आपके पास ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम नंबर्स मेंबर्स कितने होने चाहिए, 200। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम चाह रहे हैं
कि पब्लिक से हम प्राइवेट में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अगर 200 मेंबर्स हैं तब तो प्राइवेट में कर सकते हैं, अगर 200 से ज्यादा होंगे तो हमें मेंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन आता है वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मेंबर्स और नॉट। तो आप खाली ये वाला पार्ट नहीं लिखोगे, अगर क्वेश्चन आता है तो प्रोविजन में आपको ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, पूरा लिखना है आपको, पूरा लिखना है। ठीक है, मैंने उसके सजेस्टेड आंसर्स और सब चीजें आईसीआई का फॉर्मेट में भी देखा है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये वाले और ये वाले, इसके भी पॉइंट्स होते हैं, अगर आपने ये नहीं लिखा है तो नंबर कटते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, राइट टू ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट होता है, पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते, और जॉइंट शेयर होल्डर्स को सिंगल काउंट किया जाएगा, एम्प्लॉयज को काउंट नहीं किया जाएगा, और जो पर्सन पहले एम्प्लॉयमेंट में थे अब नहीं है, अब ओनली मेंबर्स हैं, उनको भी काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये सारे प्लस माइनस करके आप देखते हो, अगर 200 है तो रिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, 200 नहीं है तो रिडक्शन इज रिक्वायर्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन स्मॉल कंपनी, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना रूल 440, 4 करोड़ फॉर द पेड अप कैपिटल, 40 करोड़ फॉर द टर्नओवर। ठीक है, फिर आपकी होल्डिंग सब्सिडरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। होल्डिंग सब्सिडरी कैसे चेक करते हैं, कंट्रोल चेक करते हैं। अगर कंट्रोल कहाँ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन में, कॉम्पोजिशन मतलब अपॉइंट करना या रिमूव करना मेजोरिटी एंड ऑल द डायरेक्टर्स, या फिर एटलीस्ट 50%, मोर देन 50% अगर वोटिंग पावर है तो। ठीक है, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी सेक्शन 8 कंपनी जी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा पूरा एज इट इज लिखने के लिए आ जाता है सेक्शन 8 कंपनी में। इसके साथ पावर ऑफ ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, इसके पूरा साथ में लिखने को आ जाता है। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है, सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, बाकी नहीं फिर मेमोरेंडम ध्यान रखना है, मेमोरेंडम एंड इसके 6 क्लॉजेस, ये कंटेंट ये इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए आपको आ सकता है। 6 क्लॉजेस है, नेम क्लॉज जिसमें नेम लिखा होता है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जिसमें स्टेट होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज जिसमें क्या काम कर सकती है वो सब होता है, फिर होता है आपका आपका लाइबिलिटी क्लॉज जिसमें हर मेंबर की लाइबिलिटी लिखी होती है, कैपिटल क्लॉज जिसमें पूरी कंपनी की कैपिटल लिखी होती है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज जिसमें लास्ट में सबके साइन होते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने पॉइंट्स आपको मार्क करके दिए हैं 1 2 3, प्लीज इसको जरूर आप देख लेना। मैं एक बार फिर से आपको सारी पीडीएफ शेयर करूंगी इन सीक्वेंस, चैप्टर बाय चैप्टर, तो जिसके पास मिस हो गई है वो आप फिर से देख लेना, और अगर बाई चांस आपके पास नहीं पहुंचती हैं तो आप मेरे से पर्सनली मैसेज करके ले लेना। हाँ, अल्ट्रा वायर्स का मतलब है बियॉन्ड द पावर्स, यानी कि आपको जो पावर मेमोरेंडम में दी गई हैं या अलॉट की गई हैं, अगर आप उनसे बाहर जाकर उनसे एक्सेस कुछ आप काम करते हो तो ट्रांजैक्शन बोली जाएगी अल्ट्रा वायर्स। और ऐसी ट्रांजैक्शन होती है नल एंड वॉइड, कोई इफेक्ट नहीं होता, कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होती, लॉ के सामने इनऑपरेटिव होती है। इसके जो चार और इसके लिए ना तो कंपनी किसी को स्यू कर सकती है, ना कोई कंपनी को स्यू कर सकता है। इसके जो ये केस लॉ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, याद करना है इसका नाम, लर्न करना है नेम इसका, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। इसके अंदर क्या है ये ध्यान नहीं रखना, ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें क्या बोल रहे हैं, अगर कोई काम किया जाता है और वो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑथोराइज नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा नहीं है, तो ये काम अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा और नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर कोई काम अल्ट्रा वायर्स है यानी पावर से बाहर है, तो सारे शेयर होल्डर्स यूनानिमसली यानी एक साथ होकर भी अगर वो ये बोले ना हम अप्रूव करते हैं, तब भी वो काम अप्रूव्ड नहीं माना जाएगा, रेटिफाई नहीं कर सकते, गलती को ठीक नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा एक्ट है जो डायरेक्टर की पावर के बाहर है लेकिन कंपनी के पास पावर है उसे ठीक करने की, तो कंपनी क्या कर सकती है, उसे रेटिफाई कर सकती है जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके, यानी सारे मेंबर्स को इकट्ठा करके मीटिंग में वो कर सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट, अगर आर्टिकल्स के बाहर है लेकिन क्या है पावर के अंदर है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसको भी रेटिफाई कर सकते हैं।
देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी करना सब है। इंडोर मैनेजमेंट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोर मैनेजमेंट जब बताएंगे पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस बताएंगे क्या है, कि आपको मान लिया जाता है दैट यू हैव द नॉलेज किस चीज की, ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ठीक है। और एक आपका एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट, इसका इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि भाई इंटरनल रेगुलेशंस के लिए जो आउटसाइडर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि आउटसाइडर को हम प्रोटेक्ट करके चलेंगे। तो इसको टर्कवन रूल भी बोलते हैं। इसका केस भी वेरी इंपॉर्टेंट, नेम आपको लर्न करना है इसका, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवन। और इसकी 3 एक्सेप्शंस है। अगर आपको पता है कुछ गड़बड़ है तो फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हो तो भी क्या होगा, आउटसाइडर लाइबल होगा। अगर आपको कोई सस्पिशियस चीज नजर आ रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है और आप नेग्लिजेंट हो रहे हैं तो भी आप लाइबल होंगे, और फ्रॉडजरी यानी फ्रॉड कर रहे हैं तो भी लाइबल होंगे। ठीक है, जल्दी से इसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, कंपनीज एक्ट का भी क्वेश्चन आपको कंपलसरी क्वेश्चंस में मिलता है। ठीक है, देखो ये रहा आपका, देखो आ गया सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन। ठीक, अब ये क्या बोल रहे हैं, इसमें वो वाली बात करें, हमने बताया था कि सेक्शन 8 कंपनी को आप बंद भी कर सकते हो, या तो क्या करोगे बंद कर दोगे, या फिर सेम ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी के साथ अमलगमेट कर दोगे। तो इसमें ये यही बोल रहे हैं कि एक कंपनी है जिसका फोकस है एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज पे, ये सेक्शन 8 कंपनी की तरह रजिस्टर हुई और उसने अपने सारे प्रॉफिट्स इसी एक्टिविटी में लगा दिए और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस भी मिला है। फिर 31 मार्च को इस कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया और कुछ पैसा इन्होंने मेसर्स एसोसिएट्स को दे दिया, अ पार्टनरशिप फर्म एंड वन ऑफ द मेंबर ऑफ द हार्मोनी फाउंडेशन। ऑन कंप्लेंट ऑफ वन ऑफ द मेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी और डायरेक्टेड द कंपनी टू बाउंड अप। क्यों कि भाई पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी एंड इट कैन नॉट ट्रांसफर एनी ऑफ द प्रॉफिट टू द फर्म। तो बताइए क्या ये सही है या नहीं। तो भाई कोई भी कंपनी जो सेक्शन 8 की है वो अपने प्रॉफिट्स को अपनी एक्टिविटीज में तो लगा सकती है, लेकिन अपने प्रॉफिट को किसी मेंबर को नहीं दे सकती। तो आप क्या करेंगे, वो 3 पॉइंट जो उसके हैं, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एंड कैन नॉट प्रोहिबिट टू ट्रांसफर द डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, और अपने प्रॉफिट को अपने ही ऑब्जेक्ट्स में लगाना, ये 3 पॉइंट्स आप बताएंगे और उसके साथ आप बताएंगे जी बिल्कुल सही डिसीजन है। फिर यहाँ पर अब आपको ये बताना है कि भाई देखो 9 डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं दैट द, हाँ हाँ तो कंपनीज का ही तो कर रहे हैं हम, अभी कंपनीज ही तो किया, कंपनीज एक्ट ही तो किया बेटा अभी, कंपनीज एक्ट किया अभी, अल्ट्रा वायर्स मेमोरेंडम एसोसिएशन चैप्टर 6 अभी किया ना कंपनीज हमने सारा। सेक्शन 8 कंपनी में तो कंपनी का ही क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहे हैं इसमें, द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कोरम फॉर द मीटिंग शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। कोरम मतलब कि इतने लोग होंगे तो ही मीटिंग हो सकती है। तो बोल रहे हैं या तो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, यानी या तो 3 या 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, यानी बोल रहे हैं मीटिंग होने के लिए 3 डायरेक्टर्स होने जरूरी है। नाउ द कंपनी intends to amend this article to specify that the quorum for the board meetings will be 1/10 of the total strength or डायरेक्टर्स। अब आपको बताना है कि एडवाइज द कंपनी ऑन प्रोसीजर फॉर इंक्लूडिंग एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। हाँ ये मैं आपको बताना भूल गई थी, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस वाला इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, जो आप और रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो ताकि इजीली आपकी चीजें चेंज ना हो पाए। तो प्लीज अपने इंपॉर्टेंट में ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन वाला मार्क कर लेना। ठीक है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा पूरा एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कैसे करते हैं। तो कंपनी को बनाते टाइम भी कर सकते हैं, कंपनी के बीच में भी कर सकते हैं। अगर कंपनी के बनाते टाइम करें तो कोई बात नहीं, बट बीच में अगर आप अमेंड करें तो प्राइवेट कंपनी अगर है तो सारे मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, और पब्लिक कंपनी अगर तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो आपको यही बताना है इसमें। और वुड योर एडवाइस डिफर इफ कंपनी वर अ पब्लिक कंपनी, तो अभी आप पहले प्राइवेट कंपनी के लिए बताओगे और फिर आप पब्लिक कंपनी के लिए बता दोगे। प्राइवेट कंपनी में सबकी मंजूरी चाहिए और पब्लिक कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन यानी 3/4 मेजोरिटी। ठीक है, फिर देखिए
क्वेश्चन अगेन यहाँ पर भी देखो, कंपलसरी क्वेश्चन में आपको मिलेगा, और कंपलसरी क्वेश्चन में आपको सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंपनी का मिलता है। देखो यहाँ पर आ गया जी ओपीसी वाला। ओपीसी वाला जो मैंने आपको बताया था, इंडियन रेसिडेंट है और जा रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। देखो अच्छा देख लेते हैं। वन ओपीसी में क्या बोले, 1 अक्टूबर 2023 को बनी थी, और कमल जो था इनका सोल मेंबर था, और उसने अपने ब्रदर को क्या करा है, नॉमिनी बनाया है। कमल क्या बोल रहा है, कमल वांट्स टू रिप्लेस सुधाकर, और अपने किसी फ्रेंड को वो नॉमिनी बनाना चाहता है। तो आपको बताना है, रॉबर्ट an Indian citizen, a resident in India, shifted his resident to USA on 31st May and has not returned to India till 1st January. काउंट कर लोगे डेज, अगर 120 डेज हो रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रही हूँ, अगर 120 डेज रह रहा है वो इंडिया में, स्टेड इन इंडिया, ठीक है, तब तो बन सकता है, और अगर नहीं होगा तो नहीं बन सकता। दूसरा, इंडियन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है, came for employment in India on 1st April and have compulsory staying in India since then. 1st April 2023 में आया और तब से इंडिया में ही है। तो अगेन आप काउंट कर लोगे 1 अप्रैल से लेकर, नहीं ये कंपनी आपकी बनी है 1 अक्टूबर 2023 को, और उसे 1 जनवरी 2024 को बना रहा है। तो आप चेक कर लो, 1 अप्रैल 2023 से लेके अब तक अगर वो 120 डेज स्टे कर रहा है, सॉरी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में चेक करते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे देखो ओपीसी में, ओपीसी का मैंने इसीलिए बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपीसी में से क्वेश्चंस आते हैं। ये रहा ओपीसी, देखो जी क्या बोल रहे हैं, इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में। ठीक है, अब पिछला साल क्या है हमारा, हम चेक कर रहे हैं 23-24, और पिछला साल क्या है, 22-23, है ना। लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका, 22-23। तो 22-23 में क्या वो रहा है, नहीं, वो तो 1 अप्रैल को आया है, 1 अप्रैल को आया है ना वो तो इंडिया में। तो 22-23 में तो स्टे ही नहीं था उसका इंडिया के अंदर, नॉट स्टेड इन इंडिया, तो इसलिए ओपीसी का वो नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलो जी, हो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, और साथ में आपको यहाँ पे ये भी बताना है, नॉमिनी अगर चेंज करना है तो क्या प्रोसीजर है। तो वही सब, पहले कंसेंट लोगे, कंसेंट को आरओसी के पास फाइल करोगे, तब जाके आपका माना जाएगा। फिर यहाँ पर बता रहे हैं भाई, XYZ वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू होल्ड द पेटेंट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, यानी डोरमेंट कंपनी की बात हो रही है, जो हमने बात करी थी कि अगर कोई एसेट होल्ड करके आपको रखना है तो उसकी बात हो रही है। बोल रहे हैं द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट इट्स कमर्शियल प्रोडक्ट्स विद इन द नेक्स्ट 2 years। इतने टाइम कंपनी ने क्या करा है, प्लेस किया है ऑर्डर फॉर प्लांट एंड मशीनरी विद अ डाउन पेमेंट ऑफ 1 करोड़ रुपीज। आपको बताना है कि भाई वेदर कंपनी कैन गो फॉर एक्वायरिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, तो नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि उसने 1 करोड़ रुपए का ये खरीद लिया है प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो गई है। आंसर में क्या था हमारे, कि 2 साल तक कोई बिजनेस नहीं करा एंड हैड नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के 4 पॉइंट्स थे, तो वो सब आपको बताना है, और उसके हिसाब से ये डोरमेंट कंपनी का स्टेटस एक्वायर नहीं कर सकती, क्योंकि इसने ये परचेज ऑर्डर कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो जी, फटाफट से लास्ट 7th चैप्टर देख लेते हैं अपना। 7th चैप्टर तो अभी हमने लेटेस्ट ही खत्म किया है। ठीक है, तो 7th चैप्टर में जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था। एक तो ये वाला क्वेश्चन, व्हेन प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी, कब आपको इंस्ट्रूमेंट को सामने प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, जब खुद ही मेकर मना कर दे करने से, या फिर आपको किसी प्लेस ऑफ बिजनेस पर बुलाया, वो प्लेस ऑफ बिजनेस बंद हो, या फिर आपको किसी दूसरी जगह पे बुलाया है वो दूसरी जगह बंद हो,
या फिर कोई जगह नहीं बताई गई है और आपको ढूंढा गया है, आप नहीं मिल रहे, ठीक, या फिर किसी दूसरी पार्टी ने ही कह दिया है कि मैं नॉन प्रेजेंटमेंट अगर आप नहीं करोगे तो मैं आप पे कोई चार्ज नहीं करूंगा। तीसरा, आपकी इंस्ट्रूमेंट मेच्योर हो गई है और आपको प्रेजेंट करने से ही पहले क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा पार्ट पेमेंट कर दिया है या प्रॉमिस कर दिया है, या फिर बोल दिया है कि अगर आप प्रेजेंट नहीं करोगे तो मैं उसका फायदा नहीं उठाऊंगा। तो इन सब केसेस में आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था डिसऑनर ऑफ द चेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सारे पॉइंट सेक्शन 138, 139, 140। 138 में था, अगर आप अपने अकाउंट का चेक किसी को दे रहे हो फॉर द पेमेंट ऑफ मनी रिलेटेड टू एनी डेट और लाइबिलिटी, चाहे वो होल हो चाहे पार्ट्स हो, अगर ऐसा चेक रिटर्न हो जाता है ड्यू टू टू रीजंस, इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स, या फिर आपकी जो लिमिट है, जो एग्रीमेंट है, वो आप एक्सीड कर गए हो, तो माना जाएगा आपने ऑफेंस कर दिया है। पनिशमेंट मिलेगी या तो जेल 2 साल तक की, या फाइन 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक, या फिर दोनों। सेक्शन 138 कब नहीं लगेगा? 3 चीजें, अगर आपने टाइमली विद इन द वैलिडिटी पीरियड प्रेजेंट किया है और चेक जिस दिन डिसऑनर हुआ 30 डेज के अंदर नोटिस दे दिया गया है, और जिस दिन नोटिस दिया गया उसके 15 दिन के अंदर पेमेंट आ गई है, तो सेक्शन 138 नहीं लगेगा। सेक्शन 139 यानी कि प्रिजम्पशन, जो भी चेक बाउंस होगा उसको पहले ही मान लिया जाएगा इट इज रिलेटेड टू डेट एंड लाइबिलिटी। जो एक्यूज पर्सन है, जिसके ऊपर इल्जाम लगाए, उसकी जिम्मेदारी होगी टू प्रूव कि वो मतलब डेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड नहीं था। और सेक्शन 140 डिफेंस में आप ये चीज नहीं बोल सकते दैट आई डिडंट हैड एनी रीजन टू बिलीव कि मेरा डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये था इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इनलैंड कौन सी? जो बनी भी इंडिया में, पे भी इंडिया में हो रही है, या बनी इंडिया में और पे रेसिडेंट इन इंडिया को हो रही है। इसके अलावा हर केस आपका फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का जाएगा, ठीक है। बाकी तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज और ये सब आपके सिंपल सिंपल है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब सेम है, और इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। दिख नहीं रहा, देखो ये रहा। देखो 7 मार्क्स के, 14 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको बताना है इंस्टेंसेस वेयर अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, देखो रिलेटेड टू डिसऑनर ऑफ द चेक, तो सीधे सीधे डिसऑनर ऑफ द चेक आ गया। दूसरा, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करने का आया है, और ऑल बिल्स और चेक्स आर बिल्स और ऑल बिल्स आर नॉट चेक। चेक की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो किया जाता है, तो आप बताओगे कि सारे चेक्स जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बट सारे जो बिल्स हैं वो चेक्स नहीं होते, क्योंकि उसके ये फीचर्स हैं और चेक के थोड़े से ये फीचर्स हैं। ऐसे करके आप उनके बीच में डिफरेंशिएट कर देंगे, जो बुक में भी आपको डिफरेंशिएशन गिवन होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, ये क्वेश्चन मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत बच्चों को जिन्होंने मुझसे पूछा है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहे हैं, देखो, अमन ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया बबन को, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, पेबल टू मगन, मगन को देना था। फिर मगन ने उसे एंडोर्स किया गगन को, गगन ने एंडोर्स किया आकाश को। क्या हुआ, हाउएवर ऑन द डेथ ऑफ गगन, सेम डे क्या किया है, गगन की डेथ हो गई, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज था हिज ओनली सन अंकित, द अंकित डिलीवर्ड टू बिल टू आकाश। हमने क्या बात करी थी, देखो डिलीवरी इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। क्या हो रहा है, अमन ने बबन को दिया, और सॉरी मगन को दिया, मगन ने आगे दिया गगन को, और गगन की डेथ हो गई, ठीक है। और गगन के पास जो बिल था वो जाना था आकाश के पास। अब गगन की तो डेथ हो गई तो उसने तो दिया नहीं, अंकित ने, उसके बेटे ने क्या कर दिया, जाके आकाश को दे दिया। तो ये तो डिलीवरी नहीं हुई, क्योंकि उसने खुद से तो नहीं दिया ना, गगन की तो डेथ हो चुकी है, और ना ही गगन ने बोला था अंकित को बिल देने के लिए। हाँ, नहीं, लीगल हायर का तो है, लेकिन उसमें आपको देखो इसने क्या करा है कि देखो, गगन एंडोर्स द बिल टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे डिलीवरी होनी थी, बट उस दिन उसकी डेथ हो गई, यानी डिलीवरी नहीं हुई है बाय गगन। ऐसे ही अपने आप कोई नहीं कर सकता जब तक आप ना करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा,
ऑन प्रेजेंटिंग द बिल ऑन द ड्यू डेट बब्बन रिफ्यूज टू पे, बब्बन ने मना कर दिया बिल देने के लिए। एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीवरी, डिसाइड वेदर आकाश कैन एनफोर्स द पेमेंट ऑफ द बिल अगेंस्ट बब्बन। तो भाई पहले तो आप ये बताओगे डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट, है ना, ऐसे ऐसे करके डिलीवरी। नहीं लेकिन इसमें बेटा, लेकिन उसने कहा थोड़ी ना था ऐसे करने के लिए। हम्म। चलो इस क्वेश्चन का जो आपका पॉइंट है आप सेपरेटली पूछ लेना, मैं आंसर इसका बता रही हूँ क्या, कि क्योंकि आकाश के पास बिल अपने आप ऐसे ही आ गया, डिलीवरी नहीं हुई थी उसके पास, इसलिए इसके पास जो बिल भेजा गया है ये डिलीवर्ड नहीं माना जाएगा। और इस वजह से अगर बबन बिल नहीं दे रहा है तो आकाश जो है वो एनफोर्स नहीं कर सकता बिल अगेंस्ट बबन। गगन तो कर सकता था लेकिन गगन की डेथ हो गई, गगन ने डिलीवर नहीं किया आकाश को, तो आकाश नहीं कर सकता बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट इज स्टिल नॉट डिलीवर्ड टू आकाश। ठीक है, चलिए फिर देखिए यहाँ पर आपको बताना है वेदर इट इज द इनलैंड और द फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक करके देख लेना, अगर इंडिया में बन रही है, इंडिया में पेबल है तो इनलैंड, अदरवाइज फॉरेन। तो आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चंस इसके आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम पूरा कर तो चुके हैं, ओनली चैप्टर 2 इज लेफ्ट। ठीक, बाकी चैप्टर 1 3 4 5 6 7 इज डन। तो चैप्टर 2 का मैं कोशिश करूंगी कि आपको दोबारा से कोई क्लास या कुछ ऐसे मिल सके, बट मे बी ये जरूरी नहीं है कि मैं मॉक टेस्ट से पहले ही उसे कर दूं, क्योंकि कल आपका अकाउंट्स का है, फिर आपका लॉ का है, तो आप उसकी तैयारी करोगे। आफ्टर द मॉक टेस्ट में भी हम प्लान कर सकते हैं, नहीं तो हम इस क्लास को वैसे ऑनलाइन करके कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा टाइम होगा उसमें। और अगर फिर भी कुछ नहीं हो पाता तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, मैं ये पेपर्स वगैरह सब आपको शेयर करूंगी। ठीक है, आप इसके क्वेश्चंस करना, ट्राई करना, और जो भी नहीं समझ में आएगा आप मेरे से पूछना। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश करी मैं जल्दी कर दूं, बट ओनली चैप्टर 2 इज लेफ्ट। एंड चैप्टर 2 का भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट उसमें आता है, कंपलसरी क्वेश्चंस में। ठीक, तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखना कि सब कुछ आप सही से कर पाओ। एंड बाकी अगर और कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगी, वैसे अब और इतना कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए, वही क्वेश्चंस हैं, वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे हैं, और जो टॉपिक्स हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करें उसी में से ही क्वेश्चंस हैं। एक दो क्वेश्चन बस ऐसा है जो इम्पोर्टेंट वाले में से ना आके थोड़ा सा इधर उधर से आया है। तो एटलीस्ट अगर हम ये बोले तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप कर देते हो तो 80% पेपर तो आपका कहीं नहीं गया है ना। 20% तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, बट 80% आपके हाथ में है। तो अगर कुछ भी आपकी ऐसी प्रिपरेशन बहुत प्रॉपर नहीं है तो आप एटलीस्ट इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करके जाओ। ये 3 पेपर्स करके जाओ, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और एग्जाम की जो आरटीपी आएगी वो मैं आपको शेयर करूंगी। तो ये 4 क्वेश्चंस, 4 पेपर के क्वेश्चंस आपको खत्म करने हैं। बुक के क्वेश्चंस, ये पेपर के क्वेश्चंस, आरटीपी, ये अगर आप कर लोगे तो यू आर डन फॉर द एग्जाम। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं इसको। जो भी आपने प्रॉब्लम्स नोट डाउन करी है काइंडली शेयर इट विद मी पर्सनली, या ग्रुप में भेज देना, तो मैं 1 बाय 1 करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी।